नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो से हम आप लोगों के लिए एक इंग्लिश की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रन कर रहे हैं, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। और ये एक ऐसी सीरीज है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाले हर एस्पिरेंट्स के लिए एक माइलस्टोन का काम कर सकती है, क्योंकि इसमें मैंने हर पेयर के अंदर जितने भी पेयर मैंने अब तक इन 3 सीरीज में डिलीवर किए हैं, हर पेयर में 2 शब्दों का मैंने कंपैरिजन किया है जो दिखने में लगभग एक ही जैसे हैं, उच्चारण एक ही जैसा है और ज़्यादातर शब्दों में हमने स्पेलिंग देखी तो केवल एक लेटर का, एक अक्षर का डिफरेंस है। पिछली 3 सीरीज में ऐसे करीब 15 सेट्स मैं आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूं और अभी ये सीरीज आगे जारी रहेगी, क्योंकि ऐसी श्रृंखला और ऐसे शब्दों का कलेक्शन आपको इस सीरीज़ के माध्यम से जो देखने को मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर आप सीरियसली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं। तो आज इस कड़ी में हम अपना चौथा वीडियो आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश का, जिसमें आज हम कुछ और महत्वपूर्ण पेयर लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, अब आगे हम बढ़ेंगे इस वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि ये वीडियो आप आगे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में शेयर करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल के जितने भी कंटेंट हैं या जितने भी वीडियो हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले सेट के साथ, जो आपके लिए एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं हमारे 4th पार्ट का पहला सेट। आज हमारा पहला सेट है 2 शब्दों के बीच का बिल्कुल क्लोज रिलेशन। देखें ध्यान से, दोनों डुएल हैं, सिंगल लेटर का डिफरेंस है, आपको दिख भी रहा है। आपने पिछले 3 वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो तुरंत देख लें, आपको हमारे इस चैनल पे वो सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप ये 2 शब्दों के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। डुएल, जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं आजकल, ज़्यादातर हैंडसेट ऐसे होते हैं जिनमें हम 2 सिम एक साथ इंसर्ट कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये डुएल सिम वाला मोबाइल है। तो डुएल का मतलब 2 की संख्या है। अगला जो डुएल है वो कन्फ्लिक्ट के लिए आता है, जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में कोई संघर्ष हो, कोई वाद विवाद हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस शब्द को हम एडजेक्टिव की तरह काम में लेते हैं वाक्य में, और ये नीचे वाला शब्द जो है वो नाउन की तरह काम में आता है। दोनों का लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब इनको एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा और ये जान पाएंगे कि इन शब्द को कैसे यूज़ करना चाहिए और सही तरीके से कैसे यूज़ करना चाहिए। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दे एंगेज इन ए डुएल फॉर द टाइटल ऑफ कैप्टन ऑफ द टीम। यानी ये बता रहा है कि कोई 2 लोग कप्तानी में उसका ताज छीनने के लिए संघर्ष कर रहे थे आपस में। अगला एग्जाम्पल है, देर आर मैनी फैमिलीज विद डुएल इनकम, मतलब जहाँ पे 2 लोग कमाते हैं ऐसे कई परिवार होते हैं। तो डुएल का मतलब 2 हो गया, और ये जो डुएल था DUEL, इसका मतलब कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। तो ये आज का हमारा पहला सेट था जो अब यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लाते हैं आपके सामने अगला सेट। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अगले पार्ट पे सेकंड सेट पे लेकर आते हैं आपको। ये सेकंड सेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा टिपिकल सेट है ये, क्योंकि शब्द ऐसे हैं, कहानी वही चल रही है। कहीं भी कहूँ मैं प्रो और पर, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब चीज़ सेम है। दैट इज परसिक्यूट और यह है प्रोसिक्यूट। इन शब्दों का पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें एक नॉलेज डेवलप करने का मौका मिलता है कि कब हमें कौन से शब्द की ज़रूरत है और वो शब्द हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो जो ये सीरीज़ मैंने चलाई है, ये इसी आधार पर चलाई है कि बड़े एग्जामिनर हमेशा इन पॉइंट्स पे आपको चेक करेंगे कि अंग्रेजी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि शब्दों का सही इस्तेमाल करना हमें जनरली नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम इसमें कैपेबल हैं, पर जब ऐसे शब्दों की बारी आती है तो अच्छे स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं कि भाई इसका और इसका अंतर क्या है। तो पहला वर्ड परसिक्यूट जो देख रहे हैं वो वर्ब है, जिसका अर्थ है किसी को सजा देना, कष्ट देना। दूसरा है प्रोसिक्यूट, किसी को लीगल दायरे में लाना, मतलब कानूनी कार्रवाई करना उसके ऊपर, दैट इज प्रोसिक्यूट। अब मुद्दा बार बार वही मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ हमें जो अर्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब या वर्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपका सेंटेंस बुरी तरह प्रभावित होगा।
एग्जाम्पल देख लें इनके ऊपर। दिस केस इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब सुना जा रहा है या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा की जा रही है। अगला एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट परसिक्यूटेड दोज हु रेज देयर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे सरकार उनको कोई ना कोई सज़ा देगी या उसको किसी ना किसी कष्ट के रूप में सामने लाएगी। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि दोनों वर्ड लगभग दिखने में सेम थे, पर इनका जो इंटरचेंज है वो एग्ज़ाम में आपके लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि अर्थ के हिसाब से शब्द का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। यही हमारी इस सीरीज का मोटो है कि आपको हमें ये सिखाना है। तो यहाँ हमारा ये दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने तीसरे सेट पे। तो दोस्तों अब हम आपके सामने अपने इस वीडियो का तीसरा सेट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। 2 सेट मैं आपके सामने ला चुका हूँ, तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेयर आपके सामने हाजिर है, रीक और रैक। ये लगभग हम उच्चारण में बात करें, प्रोनाउंसिएशन में बात करें तो सेम ही कलरफुल एंजॉय देंगे आपको। यहाँ पे अगर बात करें तो इनका असेट क्या है, ये वर्ब है और ये नाउन है, मतलब ये वर्ब की तरह बिहेव करेगा और ये नाउन की तरह भी। चूँकि इनमें दिक्कत यही है कि आपको इनको समझना पड़ेगा कि भाई इस शब्द की ज़रूरत हमें, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके अंदर डिफ्रेंशिएट करने की पावर ये चीज़ डेवलप करती है। रीक और रैक, इनमें अगर हम बात करें अर्थ की तो बदले की भावना या कारण हम इसका अर्थ ले सकते हैं, और इसकी बात करें तो टूटना या चटकना ये इसका अर्थ होता है। अब इन दोनों शब्दों पे अगर हम इनके यूज़ की बात करें, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप इनको अच्छा तभी समझ पाओगे जब आप इन्हें सेंटेंस में यूज़ करोगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक आप किसी वर्ड पे क्रिएट नहीं करते अंग्रेजी में तब तक वो वर्ड ना तो आपको याद होगा। अंग्रेजी में नए शब्दों को याद करने का तरीका भी यही है कि उन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से हम लिखें, क्योंकि लिख के जो चीज़ हम याद करते हैं वो हमेशा स्थायी बनी रहती है, परमानेंट बनी रहती है। ये हैबिट अगर कोई स्टूडेंट डालता है कि शब्दों को एग्जाम्पल के माध्यम से याद करता है तो वो कभी गलत भी नहीं करेगा और वो शब्द उसे लंबे समय तक याद रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल आता है, माई कार हैज़ नेवर बीन इन रैक, मतलब कभी भी कार में कोई ऐसा संयोग नहीं हुआ हो, कोई टूट फूट हुई हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, दीज न्यू रूल्स आर रीकिंग वायलेंस इन फार्मर, मतलब इन नए नियमों से किसानों के बीच में हिंसा फैल रही है। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल थे इस सेट के बना के आपको दिखाए, जिनमें लगभग एक ही जैसा एस्पेक्ट नज़र आ रहा है आपको, पर इनका उपयोग, इनका यूज़ अलग अलग तरीके से हो रहा है, जैसा आप इन एग्जाम्पल से देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा तीसरा सेट था जो अब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमने 4th सेट पे, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम अपने इस वीडियो का 4th पेयर आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। 3 पेयर मैं अभी आपके सामने रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। चौथा जो हमारा पेयर है वो आपके सामने 2 शब्दों का एक समूह दिखा रहा है। पहला है नेचुरल और दूसरा है न्यूट्रल। अब देख लें, आपके सामने स्थिति बन रही है जिनमें बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है। ये शब्द एडजासेंट हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि इनमें बहुत कम अंतर है। अगर हम इन्हें माइन्यूटली इंस्पेक्ट ना करें तो कभी भी एग्जामिनर हमें डिसीव कर सकता है, चीट कर सकता है। तो यही उसकी मंशा होती है और इससे ही हमें बचना है। और ये वीडियो हम इसलिए रन कर रहे हैं, ये श्रृंखला भी हम इसलिए रन कर रहे हैं कि जब भी आप अगर लगातार सारे सीरीज के वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आप जिस भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाएंगे बेनिफिट आपको हो जाएगा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके सेक के लिए काम कर रहा हूँ कि भाई आपके भविष्य के लिए कुछ मैं दे सकूँ, तो मैं मानूंगा कि मेरी ये मेहनत सफल है और आपको मैं आपकी सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सका। तो ये 2 शब्द मेरे आपके सामने हैं, जिनको पहले शब्द की बात करें नेचुरल, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दूसरा जो वर्ड है वो नाउन की तरह बिहेव करता है। पहले वर्ड का अर्थ है प्राकृतिक, आप जानते भी होंगे, और दूसरा है उदासीन। तो यहाँ पे ये 2 शब्दों का यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, आपको यहाँ दिखाते हैं 2 एग्जाम्पल से। हिज सिस्टर रिमेन न्यूट्रल इन द फैमिली डिस्प्यूट, यानी इस पारिवारिक विवाद में उसकी बहन उदासीन बनी नहीं, यानी उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। न्यूट्रल का मतलब यही होता है। दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, मतलब ये जो फर्नीचर है वो प्राकृतिक सामग्री से या पदार्थों से बनाया गया है। तो ये 2 शब्द थे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। दोनों को हमने उपयोग करके दिखाया आपको सेंटेंस में। बोथ है डिफरेंट मीनिंग्स, लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है और ये लगभग हर पेयर में हो रहा है। ये सीरीज में जितने भी वर्ड्स हैं, मैंने जैसा कहा, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं,
इसीलिए आपके लिए टिपिकल हो जाता है एग्ज़ाम में जाकर इनको डिफ्रेंशिएट करना, और उसी मुसीबत को दूर करने के लिए हम ये वीडियोस आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये 4th सेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो का आखिरी सेट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। लेट्स सी 5th नंबर सेट होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो का 5th और लास्ट पार्ट मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ। 2 शब्दों का संग्रह यहाँ पे कलेक्शन हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही अच्छे शब्द हैं। बात वही आई है सामने निकल के कि लगभग हमारी नज़र में ये दोनों ही एक जैसे शब्द होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, माइन्यूट तरीके से इन्हें देखना है तो ए और ई का अंतर है। नेवल और नेवल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा किसी सेंटेंस में और ये किसी नाउन की तरह। तो ऊपर वाले वर्ड की बात करें तो ये एक ऐसा वर्ड है जिससे शायद आप परिचित भी होंगे। नेवी से जुड़ा हुआ वर्ड है, वहाँ लिखा हुआ है नौसेना से संबंधित, उसी से बना है। जैसे कई बार हम कह देते हैं नेवल कैडेट्स। ये नीचे वाला नेवल जो है वो हमारी नाभि के लिए यूज़ होता है, शरीर के एक पार्ट के लिए। इसको मध्य बिंदु भी कह देते हैं हम। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है पर उच्चारण लगभग एक ही समान है। ये इनकी टिपिकल है, स्थिति को दर्शाता है कि अगर इनमें हम थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट कर जाएं तो कहीं का कहीं शब्द इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब वाक्य का अर्थ ही चेंज हो जाएगा, जो कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, होना नहीं चाहिए। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। दिस सिटी इज रिगार्डेड एज नेवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ दिस कंट्री, मतलब इस शहर को इस देश के मध्य बिंदु के रूप में जाना चाहता है। किसके लिए? आर्ट और कल्चर के लिए। ये मतलब सब पूरे देश की आर्ट और कल्चर को व्यक्त करने के लिए एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए। अगला एग्जाम्पल है दिस टाउन हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री एज ए नेवल पोर्ट, मतलब नौसेना के एक पोर्ट के लिए इस टाउन का इतिहास बहुत पुराना है, ये एग्जाम्पल कह रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल से इन दोनों शब्दों का मतलब भी क्लियर हो गया। इनको सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो ये हमारा 5वां और एक महत्वपूर्ण सेट था जो आपके सामने आ गया। इस वीडियो के अंदर हमने 5 सेट आपको डिलीवर कर दिए, पाँचों ही बहुत महत्वपूर्ण सेट थे। तो ये हमारा 4th पार्ट जो इस सीरीज का था, मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड ऑफ इंग्लिश, वो यहाँ समाप्त होता है। पिछले 3 पार्ट जो मैंने डिलीवर किए हैं, उम्मीद है आपने वो देखे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें तुरंत देखें, क्योंकि उनमें भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का कलेक्शन है। उन तीनों पार्ट्स का जो आपका लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके इसे आगे शेयर करें, जिससे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो किसी दूसरे को भी मिल सके और हमारा मोटिव सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों फिर आगे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इसी श्रृंखला का 5th पार्ट लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के साथ हमारे साथ बने रहिए और इन शब्दों का आनंद लेते रहिए। आग्रह करेंगे घर पे रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।